und Friedrich. टीवी के साथ बदलते भारत की शान। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, पर ये दिल हमारा हमेशा हिंदुस्तानी ही रहता है। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में आज भी पशुपालन को पढ़े लिखों का काम नहीं माना जाता है, लेकिन दुष्यंत भाटी इस माइंडसेट को तोड़ रहे हैं। कौन है दुष्यंत भाटी और क्या है उनकी स्टार्टअप जर्नी, ये जानने के लिए आज हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 61 में। तो चलिए मेरे साथ। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप दुष्यंत जी। तो दुष्यंत भाटी जी अब मेरे साथ हैं यहाँ पर, और मैं चाहूंगी दुष्यंत जी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दें। देखिए, मेरा नाम दुष्यंत भाटी है। मैंने अपना जो एजुकेशन करी है वो लंदन से करी है, MBA, और वहाँ से आकर के हम लोगों ने 2018 में अपनी डेयरी फार्मिंग शुरू करी थी, और उसके साथ ही जो उसके साथ के और जो ब्रांचेज हैं उनको भी स्टार्ट किया है। स्टार्टअप में आपने डेयरी फार्मिंग को चुना है, क्या रीजन रहा इसके पीछे? वर्ल्ड में जैसे हम 2 साल लंदन में रहे तो हमने देखा कि वहाँ पर बड़े फार्म्स का सारा ही जितना भी मिल्क इंडस्ट्री वहाँ पे है वो बड़े फार्म्स के ऊपर है। तो एक ये था कि भाई फार्म्स की एक शुरुआत करी जाए, और उस हिसाब से जो बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में ला सकते हैं विद इन आवर्स, उसकी एक सोच थी, और उसकी वजह से हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग को चुना, और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हमको लेके जाने थे मार्केट के अंदर, ताकि जो आज मिलावटी प्रोडक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा एड्रेस करना था कि भाई अच्छा काम भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि भाई डेयरी फार्मिंग, और फिर इंडियन रूट से जुड़ने का भी एक मन था, तो इसलिए इसको आके चुना कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करनी है और इसी को आगे बढ़ाना है। तो कभी मन में नहीं आया ऐसा कि नहीं व्हाइट कॉलर जॉब ही करना है, भाई 2 साल लंदन वाला लड़का हो जाता है तो मन में यही रहता है ना कि अगर वापस भी आना है तो कुछ ऐसा करेंगे कि ऑफिसर टाइप्स? देखिए, वो भी तरीके थे, बट जब करके आए वहां से मालूम चला तो ये रहा कि भाई किसी भी तरीके से किसानों की मदद करनी है और अपने को भी बढ़ाना है थ्रू एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडियन एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसी के तहत सारी चीजें गवर्न होती हैं। और जो इंडस्ट्रीज भी होंगी या प्रोसेस इंडस्ट्रीज भी चलेंगी, तो जब तक मेन रॉ मटेरियल ही नहीं होगा हमारे पास तो हम प्रोसेस किस चीज को करेंगे। इसलिए ये था कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करेंगे, और बाहर से एक एक्सपीरियंस था कि भाई टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए उसके संग। तो जो हमारे यहाँ अभी स्कैरसिटी थी कि भाई साइंटिफिकली डेयरी फार्मिंग नहीं हो रही है, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने कोशिश करी कि भाई हम डेयरी फार्मिंग करेंगे विद अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड डेयरी फार्म। जी, सच बताइएगा कि जब आप लंदन गए थे तो मन में यही था कि मैं जब लंदन से वापस आऊंगा तो डेयरी का स्टार्टअप ही खोलूंगा? नहीं, एक्चुअली में मन ये नहीं था। फादर ने तो ऑप्शन दिया था कि भाई लंदन में ही सेटल होने के लिए, बट मेरा थोड़ा इंडियन फूड से लगाव ज़्यादा है, तो फूड की बड़ी वहाँ प्रॉब्लम है। तो मुझे ये था कि भाई इंडिया ही वापस चलना है, और मैं थोड़ा सा फैमिली बेस्ड भी ज़्यादा रखता हूँ मन अपना, तो मैं बिना फैमिली के भी वहाँ पे मुझे सेटलमेंट में टाइम लगा था। तो फिर ये था कि भाई कम से यहाँ आकर के कुछ करेंगे तो इंडिया में ही करेंगे।
तो बिल्कुल यही होता है एक हिंदुस्तानी मन कि कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन जो यहाँ का जो फूड है, जो यहाँ की रूट्स हैं, उनसे हम जुड़े रहते हैं। तो आपने बताया पापा ने कहा था लंदन में सेट हो जाइए, जी। तो जब आपने ये डेयरी वाला प्रपोजल उनके सामने रखा तो क्या रिएक्शन थी उनकी, कैसा लगा उनको? उनको ये था, मतलब ही वाज बिट डाइसी कि भाई एजुकेशन डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बैकग्राउंड डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है फैमिली में, तो कैसे उसको परफॉर्म कर पाओगे, कैसे आप एफिशिएंटली डेयरी फार्म की परफॉर्मेंस, बिजनेस की जितनी भी इकोनॉमिक्स है उसको प्रॉपरली प्रॉफिट्स में लाना। तो वो मैंने कहा कि भाई अब जब करना है तो फिर करना ही है, तो तब उसको प्लान किया और आज काफी अच्छी सिचुएशन में है। रिलेटिव्स स्पेशली जो होते हैं वो कहते हैं अरे भाई लंदन से तो लड़का पढ़ के आ गया लेकिन देखो कर डेयरी रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस मिली आपको लोगों से? बहुत मतलब नेगेटिव थॉट्स मिले लोगों के कि भाई लंदन जाना था तो यही सब क्यों करना था, भाई यहीं कर लेते, इसके लिए तो कोई एजुकेशन चाहिए नहीं। बट मुझे ये था कि भाई कम से कम बाहर की टेक्नोलॉजी को जोड़ना और उसको प्रोफेशनली कैसे कर सकते हैं, और इट इज वी कैन रन लाइक अ इंडस्ट्री ऑल्सो। तो बहुत लोगों ने डिप्राइव किया, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया कि क्या कर लिया, एजुकेशन नहीं है, वेटनेरियन आप नहीं हो, साइंटिस्ट आप नहीं हो, बाकी कोई भी आपके पास प्रॉपर डिग्री इसकी नहीं है, तो मेरे पास MBA इन मार्केटिंग है। तो तब भी मैंने कहा कि भाई जब मुझे करना है तो करना है, तो इसीलिए मैंने उसको ध्यान रखते हुए कि काम को आगे बढ़ाया। डेयरी हम मानते हैं कि कोई भी जो कम पढ़ा लिखा आदमी है या पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी चला सकता है, और आप फिर जब लंदन से MBA करके आए तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट रहा होगा कि अरे भाई जब इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद आपको डेयरी ही चलानी है तो कोई नहीं पूछता उसमें कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। डिग्री की बात आती है कि भाई जो हमारे पुराने किसान जितने भी आजकल इंडिया में पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे, पर एनिमल मिल्क एवरेज देखोगे, तो जब वर्ल्ड से उसे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा। तो उसमें क्या है कि आपके पास डेयरी फार्म को लेकर के नंबर ऑफ सेक्शंस हैं जिनको आपको साथ में लेके चलना है, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सोचते हो कि भाई हमने गाय को एक चारा डाल दिया और हमारा काम हो गया। तो बिल्कुल ये सवाल इसीलिए था क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर को भी पढ़ाई की ज़रूरत होती है, उसमें भी जो टेक्निक है उसको जानने की ज़रूरत होती है। तो आप जब पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है क्या चीज़ कैसे करनी है, और जैसा कि दुष्यंत जी ने बताया कि जब हम वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं दूध को लेके तो हमें समझ में आता है कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए देश में। तो ये आपने बेहद अच्छा काम किया है कि आपने इस जो डेयरी फार्मिंग है उसको छोटा नहीं समझा, लंदन से डिग्री लेने के बावजूद आपने इस स्टार्टअप को चुना है, बेहद अच्छा आपने काम किया है। तो जब आपने ये शुरू कर दिया तो इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस क्या थे? हम लोगों ने इसको एज अ इंडस्ट्री पहले दिन से अडॉप्ट करने की कोशिश करी थी। तो इंडस्ट्री में और डेयरी फार्मिंग में क्या है कि वहाँ पे आप मशीन से डील कर रहे हो, वो लिविंग बीइंग नहीं है। और ये आपके पास अगर 100 काउज हैं तो वो सारे लिविंग बीइंग्स हैं। तो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स ह्यूमन वर्किंग में आती हैं वो आपको फेस करनी पड़ती है डेयरी फार्म के अंदर, क्योंकि हर काउ का बिहेवियर अलग है, उसका वेदर को फील करने का तरीका अलग है, ईटिंग हैबिट अलग है। तो पहले तो उसको जज करना और एग्जामिन करना वो बड़ी चीज़ थी। और जब आप मशीन में, आपको पता है कि भाई आपने मशीन का ऑन किया बटन, वो आपको परफॉर्मेंस उसी तरीके से देगी, बट इनका हर मंथ हर डे डिफरेंट है, तो डिफरेंटली आपको प्रोडक्शन देगी। तो उस हिसाब को आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि मशीन्स में क्या है, आपने एक कोडिंग कर दी या एक तरीके से डिजाइंड है, वो आपको वैसे ही परफॉर्मेंस देगी। इसमें क्या है कि आपको काउस के साथ एडजस्ट होना है, उनके हैबिट्स को देख के आपको अपने डेयरी फार्म को चलाना है, जिसको आप एक इंडस्ट्री का रूप देना चाह रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी और धीरे धीरे उसको एड्रेस किया, सीखा, समझा। मुझे 3 साल लगे पूरे उसको एड्रेस करने में, बट आज की डेट में हम वेल सेटिस्फाइड हैं, वेल इक्विप्ड हैं और बहुत ही अच्छी हेल्थ है हमारी काउस की। तो दुष्यंत जी, आपकी बातों से लग रहा है कि काफ़ी अच्छी रिसर्च अब आपने इस पे कर ली है। आपने बताया कि काऊ का बिहेवियर भी अब आप समझने लगे हैं, और व्यूअर्स सारी कहानी हमने जान ली है कि व्हाट मेक्स हिम चूज डेयरी फार्मिंग। अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे इनकी हाईटेक डेयरी पर और जानेंगे क्या टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे हैं। जब तक हम वहाँ पहुँचे आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उस
से मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। तो ये है आपकी हाईटेक डेयरी। तो दुष्यंत जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने किसी भी गाय को बांध के नहीं रखा है। ये एक लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें गाय के ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का बांध के इसलिए नहीं रखते हैं, क्योंकि उसको हम लोग चाहते हैं कि बेटर क्वालिटी उसको मिले खाने की भी, और एन नंबर ऑफ टाइम में उठ के वो खा सकती है, और प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर बांध के रखेंगे तो वो हमारे मन से खाएगी, हमारे मन से पिएगी। और इसमें क्या है कि उसके पास अपना टाइम है कि भाई कभी भी खाना है, कभी उठना है। जैसे हमारे यहाँ 2 टाइम मिल्किंग फीडिंग होती है, तो 2 टाइम में, सुबह और शाम। तो सुबह के टाइम में भी वो पूरे दिन खा सकती है और शाम को भी पूरे दिन खा सकती है। और अगर हम लोग उसको बांध के रखेंगे तो पानी हमें पिलाना पड़ेगा, जिस टाइम पे हम खाना डालेंगे उसी टाइम पे वो खाना खाएगी। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी डाउन जाती है और उतना बेटरमेंट भी फील नहीं होता उसको। तो आप अगर समझिए कि प्रोडक्टिविटी हमें किसी आदमी से भी चाहिए, तो उसको जितनी व्यवस्था देंगे उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करके देगा। तो उसी हिसाब से इनके ऊपर भी है। जी, ये लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट क्या इंडिया में है या ये आपने कहीं और से अडॉप्ट किया है? जी, मतलब ये है तो इंडिया में भी, और खासकर इन ब्रीड्स में ज़्यादा इसको अडॉप्शन लिया गया है इंडिया के अंदर भी। काफ़ी स्टेट्स में ये अडॉप्टेड है, और वेस्टर्न कल्चर तो इसका है ही मेन। और अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो कौन कौन सी ब्रीड्स यहाँ पर हैं? यहाँ पे हॉलिस्टीन है और जर्सीज हैं जी, और कुछ मिक्स ब्रीड्स हैं, जी, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न ब्लड दोनों। जी। तो इन तीनों ही अगर मैं बात करूं जो आपने ब्रीड्स बताई हैं, इनके मिल्क में क्या कुछ डिफरेंस होता है? किसका ज़्यादा आपके हिसाब से बेटर होता है? मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि भाई कोई भी डिफरेंस है, बिकॉज सारी चीज़ें इनके ईटिंग हैबिट्स में है कि आप उनको कितनी साइंटिफिक और बैलेंस डाइट दे रहे हो। जी, अगर बैलेंस डाइट हम दे रहे हैं तो उसमें दूध का कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। जो भी मैंने आसपास के फार्म के डेयरी फार्म्स हैं, उनसे भी मैंने दूध को प्रिक्योर करके अपने टेस्टिंग कराई है, हमारे अपने दूध की भी टेस्टिंग करी है। और जो A1 A2 कॉन्सेप्ट है, उसमें भी हमने देखा है कि हर काऊ के अंदर अवेलेबल है। और जो हम सीमन लगाते हैं इन काउस के अंदर, तो हम वही लेते हैं जिसमें A2 हो। तो इसलिए वो भी कॉन्सेप्ट इतना लागू नहीं होता है। बट लेकिन एक मार्केटिंग आजकल के ट्रेंड चल रहा है, जिसको A1 A2 का बड़ा लोग मानते हैं। बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि भाई कोई भी डिफरेंस है, और अगर है भी तो हम उसको भी एड्रेस करते हैं। A2 काउस भी हमारे पास हैं, जिसका सीमन हम A2 ही लगाते हैं। जी, तो वो चीज़ भी है। और टोटली ऑटोमेटिक हमारा डेयरी फार्म है। तो इंडियन ब्रीड्स थोड़ा सा जो अपनी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये इजीली उसमें अडेप्टेबल हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इन्हीं ब्रीड्स को कॉमर्शियली अपने डेयरी फार्म में रखा है। आपने बात की कि आप जैसा फोडर चारा इनको खिलाते हैं, उसी तरह का आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है इनसे मिल जाता है। तो फोडर पे आप इनको क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए? जो किसान आपको आज सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में करना है और उसको प्रॉफिटेबिलिटी में लाना है। बिकॉज हर गाय का एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग ही उसका बॉडी वेट है, अलग ही उसकी मैकेनिज्म है। तो उस हिसाब से एक बैलेंस डाइट बनती है, जिसमें कि कॉन्सेंट्रेट कितना है, ग्रीन फॉडर कितना है, साइलेज कितना है, विटामिन्स मिनरल्स कितने हैं, और अपना है कितना है। जिस तरीके से हम लोग इनको जो भी चारा हम डालते हैं, उसमें मिक्स राशन और बैलेंस डाइट, जो टोटल मिक्स राशन मशीन है हमारे पास, उसी से हम ऑटोमेटिकली इसको डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पर ग्रुप वाइज जितने भी हमारे पास बॉडी वेट्स हैं, जितना भी मिल्क यील्ड है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं किस गाय को कितनी रिक्वायरमेंट है। तो उसी हिसाब से कॉन्सेंट्रेट, ग्रीन फॉडर, साइलेज और है, जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेट को हम लोग अपनी खलचूरी चोकर बोलते हैं। तो उसकी एक हम लोग फीड लेते हैं किसी एक कंपनी की। तो वही हम बिल्कुल इसको संतुलित करके इनको डालते हैं, ताकि अच्छा दूध मिल सके, नंबर ऑफ जो बीमारियां हैं वो कम हो, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और कहीं पे भी हम लोग ये देखते हैं कि भाई टाइम एंड टेम्परेचर मिल्क में बहुत मैटर करता है। उसको हम लोग मेंटेन करते हैं कि जितनी देर में मिल्किंग हो, उतने ही देर में वो
अपने चिलिंग सेंटर में पहुंच जाए। तो इसीलिए फॉडर का बहुत बड़ा रोल है डेयरी फार्मिंग में, कॉमर्शियली वायबल भी करने के लिए और इनकी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो जिस तरह से ह्यूमन बींग को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, हमारे इन कैटल्स को भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। आपने जान लिया इनको क्या कुछ ज़रूरी है। अगर बात करूं दुष्यंत जी ट्रेनिंग की, तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है डेयरी की? देखिए, ट्रेनिंग एज सच तो मैंने एक्सपीरियंस लेके ही ली है, कोई कोर्स वगैरह इसका नहीं किया है, बट लेकिन मैं नंबर ऑफ डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, नंबर ऑफ साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, और नंबर ऑफ जितने भी किसान हैं, चाहे यूपी के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उन सबसे मेरा टेलीफोनिकली भी बातचीत होती रहती है, मिलते जुलते भी रहते हैं, वर्कशॉप्स भी होती रहती है, हमारी कुछ समस्याएं होती हैं तो हम उन्हें बताते रहते हैं। तो ऐसे ही करके हम लोग सीखे हैं। NDRI में भी कई डॉक्टर्स हैं जिनके मेरे साथ कनेक्शंस हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाया है। बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि गाय को कैसे पालते हैं, कैसे खाना खाती है गाय, किस तरीके की उसकी हैबिट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है उसी से सीखने को मिला है। और वैसे भी कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वही आपको सक्षम बनाती है। जी, उसको भी मैं मानूंगा कि भाई वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमें सारा ही डेटा, सारी ही चीज़ें वहीं से मिली हैं। जैसे एफी मिल्क से हम कनेक्टेड हैं इजराइल से, तो वहाँ के कुछ फार्म मैनेजर्स वगैरह हैं, उनकी विजिट्स हमारे यहाँ हुई हैं, उनसे हमने कंसल्ट किया है, बिकॉज वेदर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। समर्स में कैसे मेंटेन करना है, विंटर्स में कैसे मेंटेन करना है, तो इस तरीके से उनसे भी डेटा मिला है, नंबर ऑफ एंड यूजर्स से डेटा मिला है, कुछ डेयरी फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो सबकी समस्या सुन के अपनी समस्या बता करके इस तरीके से इसमें सुधार आता जा रहा है दिन पर दिन। इसीलिए शायद आपने जो शावर्स हैं इनको लगाया हुआ है। जी, ये समर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ती है तो शावर्स, फैंस, इसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये इजराइल में बहुत इसका यूज़ किया जाता है, अपने पंजाब में बहुत यूज़ किया जाता है। तो वहीं से है, ताकि गायों को क्या है कि इनके स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं या होते ही नहीं हैं, तो उसको पूरा करने के लिए, तो इनको हीट कंट्रोल करने के लिए हम लोग फैंस और फॉगर्स का यूज़ करते हैं, और इनको हर 3 घंटों में शावर भी देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से कूल डाउन रहें और अपनी चारे को पूरा ख़त्म करें शाम तक। हाँ दुष्यंत जी, आपने MBA किया है, आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है, तो उस डिग्री को आप इस अपने स्टार्टअप में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, उस चीज़ को हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसको एज अ इंडस्ट्री पहले दिन से लेके चले हैं। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए होते हैं वो हमने अपने यहाँ बना रखे हैं। उसके साथ साथ हमने जितने भी प्रोडक्ट्स दूध से बन सकते हैं वो सारे बनाए हैं और उसको सबको मार्केटाइज कर रहे हैं हम। तो आज हमारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर 400 डिलीवरीज हैं जो हम ऑनलाइन डायरेक्ट फार्म टू होम कर रहे हैं, और ये लास्ट 4 ईयर्स से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो एंड यूज़र तक हमने प्रोडक्ट को पहुंचाया है ताकि कोई भी बीच में मिडिल मैन ना हो, और जो हम कर रहे हैं वो सीधा कस्टमर तक पहुंचे। तो उस चीज़ को हमने वहाँ एप्लीकेबल किया है। बिल्कुल, जो लंदन से डिग्री लेके आए हैं वो भी वेस्ट नहीं हो रही है, पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है इस डेयरी फार्म में। जी बिल्कुल, तो उसी तरीके से आप देख सकती हैं कि इसका जो इंफ्रा बनाया हम लोगों ने, इनकी हैबिट्स हैं, ये टोटली ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड हैं। इनके गले में नॉब पड़ी हुई है जिससे हमें इनका डेटा मिलता है कंप्यूटर के ऊपर कि इन्होंने मैस्टिकेशन, जिसको जुगाली बोलते हैं, वो कितनी करी है। तो इस काव में आप देख भी सकते हैं, ये गले में डला हुआ है। इस तरीके से हमें सारा कंप्यूटर पे डेटा भी मिलता है इनका कि ये कैसे परफॉर्म कर रही हैं, कितने घंटे इन्होंने खाया है, किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म करा है, तो इनका हीट पे आने का सिस्टम कब है, तो वो भी इंडिकेशन हमें पहले मिलती है 12 घंटे। तो उससे हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि भाई हमारे फार्म में क्या होने वाला है, तो उसको हम पहले से ही क्योर कर लेते हैं। तो दुष्यंत जी यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने ही ब्रांड नेम के साथ, और यहाँ पर मिल्क किस तरह से आप निकालते हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं आप? जी, तो मैनुअली उसमें होता है या नहीं, machine से मैनुअली नहीं होता है, टोटली ऑटोमेटिक है, विदाउट हैंड टच है। मशीन्स लगती हैं, एक पैडॉक जोन बना हुआ है मिल्क पार्लर का, तो वहाँ पे गाय आती हैं, पहले वो उनका बेथिंग लगा हुआ है, स्प्रेज लगे हुए हैं ऊपर, तो बेथिंग करके फिर उनको उसमें जाती है मिल्किंग पार्लर में, वहाँ से दूध निकलता है और वो डायरेक्टली सीधा चिलिंग सेंटर में पहुँचता है प्रोसेसिंग के लिए, विदाउट हैंड टच, पाइप्स के माध्यम से ही वो पहुँचता है। और LSA भी वहाँ रहता है हमारे, और जो मिल्कर्स हैं वो भी रहते हैं, तो वो प्रत्येक थन को चेक करते हैं, दूध की गुणवत्ता को देखते हैं। उस तरीके से फिर हमारे पास अपनी लैब भी है, उस लैब में हम लोग दूध की टेस्टिंग करते हैं,
फिर हम उसको प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग में प्रोसेसिंग से पैकेजिंग के बाद डिलीवरीज में जाता है कस्टमर्स को। तो हम जानेंगे कि किस तरह से जो दूध निकालने का प्रोसेस है मशीनों द्वारा यहाँ पे किया जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। अपने बिजी डे को दीजिए एक परफेक्ट स्टार्ट। यहाँ होगी आपसे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात। दूरदर्शन का खास शो आ गया है आपके पास, डीडी मॉर्निंग शो, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। इसका जो माइंडसेट था काम के प्रति वो ये था कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, इसीलिए उसने इस फील्ड को चुना। लोगों ने इसको बहुत कुछ बोला कि भाई ये कैसे काम है, पढ़ा लिखा के ये करा वो करा, लेकिन उसके बाद बच्चे ने अपने आप को सीधे रास्ते पे काम करते हुए, नफ़ा नुकसान तो ज़िंदगी के साथ होता है, लेकिन बच्चे ने अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसको आगे ले गए हैं और आज उसको इतनी कामयाबी उसमें मिली है। उसके काम से उसके नाम से आज हम बहुत खुश हैं और ये बच्चों को प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई इस तरह के माइंड को सेट करें और इन ज़मीनी चीज़ों से, ये हमारी इंडिया का एक कल्चर है और हम लोगों को इसे आगे ले जाना चाहिए। बच्चों को काम छोटा बड़ा नहीं है, बच्चों को ईमानदारी से और सह लगन से काम करना चाहिए। ये एक नई जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। जैसे वो लंदन से पढ़ के आया है, उसने MBA किया है और अपने रूट से आके वो जुड़ा है और सारी जो चीज़ें उसने की हैं ये बहुत हाई टेक लेवल पे की हैं। तो इसे देख के हमको और हम पूरे घर वालों को एक बहुत मतलब खुशी मिलती है। ये हमारा प्रोसेसिंग सेक्शन है जिसमें जहाँ से मिल्किंग होती है डायरेक्टली वो ऊपर आता है और उसमें चिलर में आता है फर्स्ट वो, सेकंड पैस्चराइजेशन में आता है। पैस्चराइजेशन होने के बाद हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं और जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनने होते हैं, जैसे मिल्क जाना है अगर मार्केट में तो काउ मिल्क का बैच बनेगा, बफलो मिल्क का बैच बनेगा। FCM है जो फुल क्रीम मिल्क के नाम से आता है, वो 6 लीटर की पैकिंग है हमारी, वो उसके हिसाब से बनेगा। तो डिफरेंट मशीन्स हैं जिसमें पैस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, क्रीम सेपरेटर, जब घी बनाना होता है तो उसके लिए क्रीम सेपरेटर है, बाकी उसकी बॉइलिंग केटल्स हैं, तो और डिफरेंट जैसे स्वीट्स के लिए जाना है तो डिफरेंट मिल्क का कैटेगरीज बैच बन करके वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपना इन्हीं मशीनों के द्वारा चला जाता है। CIP स्टेशन है, बाकी नीचे एक पैडॉक जोन है जिससे कि जो हमारा हापुड़ वाला कलेक्शन सेंटर है वहाँ से भी दूध आता है तो डायरेक्टली वो यहाँ आ जाता है, उसका भी नीचे पैडॉक जोन है। तो काफ़ी सारी मशीन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो क्या आपने इस सेटअप को तैयार करने के लिए गवर्नमेंट से कोई एड लिया है? जी, अभी हम लोग एप्लीकेबल हैं उसमें और प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो उसमें ये है कि पहले आप बैंक को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना प्रोजेक्ट DPR सबमिट करेंगे। आफ्टर दैट वो लोग उस पर टेक ऑफ करेंगे कि भाई कैसे लेना है, कि कितना आपको मिलेगा, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 20,000 लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है पर डे। जी, और काफ़ी बड़ा सेटअप यहाँ पर मैं आपका देख पा रही हूँ। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर? अभी करीबन 105 लोगों को हमने एम्प्लॉय कर रखा है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 20 गांव अलग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए डायरेक्टली मिल्क को हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो स्टार्टअप्स की अच्छी बात यही होती है कि आप दूसरों को भी रोज़गार दे पाते हैं। क्योंकि जब हम जॉब में जाते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए एक रोज़गार डेवलप करते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, लेकिन जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप दूसरों का भी भला कर पाते हैं। जी, और जैसे कि आपने बताया था कि आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ। जी, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके जो यहाँ पर तैयार? हम देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स हैं, अपना काउ मिल्क, बफलो मिल्क, FCM, और फिर छाछ है 2 टाइप की, तड़का और प्लेन। घी है 4 टाइप के, काओ, बफेलो, देसी गाय, मिक्स्ड मिल्क का जो घी है, जैसे देसी घी हम लोग मार्केट में जानते हैं वो है, खोया है, और वर्मी कंपोस्ट है। हम लोग जो गाय का गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और वो भी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं विद अ मोबाइल ऐप। तो ऑनलाइन हमारी ऐप के थ्रू सभी लोग उसको परचेज कर पाएंगे विद इन 5 और 10 डेज। और जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया रहेगी या कुछ नहीं, वो अभी स्पेसिफिक 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद, बिकॉज हमारे पास उतनी ही प्रोडक्शन है जो हम 2 जिलों को केटर कर सकते हैं अभी।
और प्राइमरी फोकस हमारा क्वालिटी पे है, तो उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, हम तो चाहेंगे आपका प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़े और आप और लोगों को रोज़गार दें। और अगर मैं दुष्यंत जी आपसे आपके फ्यूचर विजन की बात करूं तो क्या है वो आपका? तो फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि पहले तो 20,000 लीटर को प्रोसेसिंग करके ऑप्टिमाइज लेवल पे लेके आए प्लांट को। उसके बाद हमारा 1,00,000 लीटर का प्लान लगाने का भी है, और FMCG प्रोडक्ट्स में भी हमारा आने का प्लानिंग है कि जिससे कि जितने भी फार्मर्स हैं जो ऑयल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल है, दाल है, मसाले हैं, चावल हैं, सीरियल्स हैं, तो नॉन पॉलिश्ड जितने भी ऑर्गेनिकली हम लोग उसको प्रिक्योर करके पैक करके कस्टमर्स को देना चाहते हैं विद सेम नेम ऑफ धनश्री। तो इसी के तहत हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा विजन आप लेके चल रहे हैं, बड़ा विजन आप लेके चल रहे हैं। और मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेयरी फार्मिंग में आएँ और उससे क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का करें। जैसे गाय का मूत्र है तो उसको खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर है तो गोबर को आप वर्मी कंपोस्ट में कर सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट्स तक जा रही है। बाकी जितने भी ठंडे प्रदेश हैं उनमें उसकी रिक्वायरमेंट है, यूरिया का अच्छा रिप्लेसमेंट है तो उसकी भी आपको कॉस्ट मिलेगी। अच्छे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसकी भी डिमांड अच्छी है मार्केट के अंदर। देखिए, अच्छे प्रोडक्ट की हर जगह सेल्स आपको मिल जाती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है बेचने में? जहाँ आपके क्वालिटी में दम नहीं है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो वो आप कैसे भी करके उसको बेच लेंगे। और एक अच्छी लगन और मेहनत के साथ अगर कोई भी काम करना चाहेगा, और किसी भी फील्ड में करना चाहेगा, तो वो सक्सेस जरूर करेगा। तो मेरा सभी युवा साथियों के लिए यही मैसेज है कि मेहनत करके और एक विजन को लेकर के और प्लानिंग के साथ चलें, ज़रूर कामयाब होंगे। एक बेहद अच्छा जो मैसेज है वो यहाँ दुष्यंत जी ने आपको दिया है। और दुष्यंत जी की जो स्टार्टअप जर्नी आज हमने जानी है, उसको पूरा सुनकर और जानकर 2 लाइनें मुझे यहाँ याद आती हैं जो यूँ हैं कि साहिल के सुकून से कब इनकार है मुझे, साहिल के सुकून से कब इनकार है मुझे, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान थी, चाहते तो आप भी एक कोई वाइट कॉलर जॉब कर सकते थे, बट आपने डेयरी जैसे स्टार्टअप को चुना जो अपने आप में एक चैलेंजिंग है और मेहनत वाला काम है। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आपके जल्दी से सारे ड्रीम्स पूरे हों, आप अपने जल्दी से टारगेट्स को पूरा करें। वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम DD किसान चैनल एंड फ्रॉम आवर प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप, एंड आई एम रियली डिलाइटेड टू हैव यू इन माय शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, जो आपका फीडबैक हमें मिलता है आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।